चीजें कॉमन नजर आई है, वो ये नजर आई है कि सबसे पहले जो महावीर जी ने कहा था कि कुछ वो आरटीआई ऐसी लगाना चाहते हैं जो लोग ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते। ये तो बड़े अचंभे वाली बात हो जाती है और बहुत हंसी वाली बात हो जाती है। आरटीआई पे हेल्प भी चाहिए और वो शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत ही हंसी वाली बात हो जाती है। दूसरी चीज, उन्हें आरटीआई लगानी है तो आरटीआई पे जब बेसिक आवेदन लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं कि जैसे कि वो खुद ही चीफ मिनिस्टर हो और हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दें। तो अगर आप सवाल ऐसा करेंगे जिसके अंदर कुछ ज्ञान भरी बातों का जवाब आना चाहिए, तो जवाब तो वैसे ही आएगा। अगर आप पूछोगे आपको इस चीज की जानकारी है, तो वो लिखेगा सिर्फ हाँ। वो आपको जानकारी देगा थोड़ी। और फर्स्ट अपील मैंने देखी कुछ, फर्स्ट अपील इस तरीके से लिखी गई थी जिसके अंदर उससे आर्ग्यूमेंट जैसी कुछ चीजें हो रही थी कि आपने ऐसा लिखा है इस तरीके से क्यों, जबकि अपील लिखने का भी अलग एक तरीका होता है जिसके अंदर आपको क्या डॉक्यूमेंट आपने मांगा था उसका रेफरेंस देके आपको डॉक्यूमेंट क्यों मिलना चाहिए था उसका जवाब देना होता है अपील में, और उसका आया हुआ ऑर्डर क्यों गलत है वो बताना होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही सवाल लिखा था कि आप लोग ही ऐसा करेंगे तो किस तरीके से चलेगा। तो वो भी बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा है ग्रुप में लोगों का। फिर तीसरी चीज ऐसी है कि लोगों को खुद ही खड़े होके एक ऑफिसर से बहस करनी है। फर्स्ट अपील में वो लोग जाना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, और डीसीपी लेवल का पर्सन होता है सामने, और वो वहीं पे बदतमीजी और बेइज्जती करना शुरू करता है, और हमें उस आदमी से बहस करनी है एक्चुअल में। तो लोग इस तरीके से अपील करना चाहते हैं। तो आप लोग सब ये समझ जाएं, अगर आप लोगों का इरादा इस तरीके का, इसमें से किसी भी प्रकार का इरादा हो, तो ये लीगल एम्बिट का तो तरीका नहीं है, और ना ही इस तरीके से आप लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा। आप अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल सकते हैं आवेदन पे या उस पे खड़े होकर, लेकिन आपको जानकारी तो नहीं मिलेगी। और साथ ही देख नई दुश्मनी जरूर आप पालोगे। इतना तो है क्योंकि जितना आपको अपनी बातों का, आरटीआई का घमंड है, उससे ज्यादा उस अधिकारी को उस बात का घमंड है कि वो अधिकारी है और उस लेवल पे है। तो ये अगर आसिफ चीजों जी, को हम। जी। बहुत एक इस बारे में एक बड़ी सुंदर चीज मैं आपको ऐड कर दूं। जी। जो आपने कही उसी को एलोबरेट कर रहा हूं। जी। 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 आपका आवेदन ये तय करता है कि आपको क्या चाहिए। जी। अगर आवेदन का कोई जवाब नहीं आया तो इसका मतलब होता है कि 7(2) की अवधारणा की जाएगी कि आवेदन नामंजूर हो गया। जी। अगर जवाब आया है और उसमें कोई उसने आक्षेप लगाया है कि सूचना मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा कि फला फला धारा या फला फला जजमेंट के अंडर आती है, तो अपील के तथ्यों में केवल आपको यह साबित करना है कि आपका वजन, आपके तर्क का वजन, आपके न्यायिक जजमेंट का वजन और आर्ग्यू का वजन उस डिसीजन को एरर ऑफ जजमेंट या उसको कानून के खिलाफ डिवोर्स टू द लॉ साबित करता है, अगेंस्ट द लॉ साबित करता है। जी। शुरुआत में बहुत सरल शब्दों में कहूं तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने पीआई और आप दोनों मौजूद हैं, तो आदमी की ठीक अप्रोच ये होनी चाहिए कि सर, जो पीआईओ साहिबान ने मुझे जवाब दिया है, इस जवाब में इन्होंने ये लिखा है जबकि कानून ये कहता है। इनका तर्क ये है जबकि कानूनन ये तर्क इस तरह से होना चाहिए। और हर एक पॉइंट का बिंदु टू बिंदुवार जवाब दें और फिर उसके बाद कहें कि सर, कानून और तर्क जो मैंने आपको दिए उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए, और जो नीचे एसपीआई ने मेरा रिजेक्शन किया एप्लीकेशन का वो गलत है। तो अब ये सारी सूचनाएं मुझे कॉस्ट दिलवाएं, ये मैं चाहता हूँ। सवाल ये है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास उसको दंडित करने का कोई अधिकार होता ही नहीं है, और जब अधिकार है ही नहीं तो वो दंडित उसको कर नहीं सकता। उसके पास जो अधिकार है वो ये है कि वो नीचे वाले के डिसीजन को देखे और उसको सही या गलत होना न्यायोचित डिसाइड करे। वो मैक्सिमम जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि हाँ, आपको सूचनाएं बिंदुवार निःशुल्क और रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जानी चाहिए, ये बात ठीक है, और कानूनी रूप से भी दी जानी आवश्यक है, इसलिए ये सूचनाएं आपको दी जाए। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते।
आप अगर उससे वहां पीआईओ खड़ा है वहां भड़ास निकालने लग गए या आप उससे लड़ने लग गए, तो पहली बात तो ये है कि ये बात पता चल गई कि आपका उद्देश्य इंफॉर्मेशन पाना नहीं है बल्कि सिस्टम से उलझना है। और फिर उसका अंजाम या तो उसी पल या उसके लेटर ऑन किसी स्टेज पे डिपार्टमेंट आपको याद रखता है, फिर उसका अंजाम किसी मुकदमेबाजी में या आपको या किसी भी अननेसेसरी हरेसमेंट के रूप में होता है। इसलिए एरर ऑफ जजमेंट अगर किसी की आपके सामने आती है तो आपकी अप्रोच आपकी भी न केवल पीआईओ की कि वो सद्भाव पूर्वक आपके आवेदन पर विचार करे, आपकी भी सद्भावना होनी चाहिए कि सद्भाव पूर्वक आप उस चीज को अपनी बात को पुटअप करें, अगले की बात को गलत साबित करें और आप अपने हक की बात को पुरजोर बिल्कुल मजबूती से रखें। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है, लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है। सद्भाव पूर्वक आलोचना करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी आदमी से उलझना या उसे जलील करने की कोशिश करना उसके पब्लिक ड्यूटी के अगेंस्ट जाता है और तब जाके स्थिति किसी के लिए भी विपरीत हो सकती है। हालांकि दूसरी साइड जो है उसको मैंने पहले रेखांकित किया है कि अब जो अप्रोच है वो पीआईओज की या उनके स्टाफ की है कि इंफॉर्मेशन मांगने वाला एक अपराधी की तरह है और उसके साथ सुलूक जो है वो पहले ही दिन से ऐसा ही वो करना चाहते हैं। बट जब आपने ये ठान ही ली कि साहब आप आर्ग्यू व्यक्तिगत रूप से करना चाह रहे हैं, तो पहले इस चीजों को माइंड करें और उसके बाद आर्ग्यू करें। ये मैं उसको एलेबोरेट करना मैंने जरूरी समझा। देखो, गौरीशंकर जी के बारे में अभी बात कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में, वो इनकी एक बड़ी सुंदर अप्रोच है, ये कभी किसी से नहीं उलझते, कागज का जवाब कागज से देते हैं और बड़े सभ्य हैं। मैं बताऊं कि घर में भी महिलाएं होती हैं, अच्छे होते हैं, इनके घर के सामने खड़े होके लोग छत पर, जेंट्स छत पे इनके घर की तरफ मुंह करके वॉशरूम करने जैसी गंदी हरकतें तक लोगों ने की है, लेकिन किसी को गाली नहीं दी, किसी से नहीं उलझे, कागज लिए और कागज का जवाब दिया। जैसे अभी ये कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन कमीशन में उन्होंने ऐसा लिख के दिया है, तो उसके लिए लड़े तो नहीं, लड़े लेकिन कानूनी तौर पे लड़े, व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी लट लेके नहीं लड़ना है, वो गलत हो जाएगी। सर आवाज चली गई है। नहीं, वो डिस्कनेक्ट ही हो गए हैं आई थिंक। नहीं नहीं, मीटिंग से ही डिस्कनेक्ट नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए। मैं हूँ, मैंने अपनी बात पूरी कर ली और उसके बाद फिर मैं रुका हूँ, मैं बिल्कुल हूँ अभी। सर हमें अच्छा नहीं लगता आपकी बात पूरी हो जाती है तो सर। नहीं, आवाज किसकी सुनाई दी अभी? सरोज दीदी है क्या? हाँ जी। हाँ, मुझे लगा, मैंने कहा अब ये सरोज दीदी कह रहा इतनी क्या बड़ी इतनी मजबूत आवाज किसकी हो सकती है? नहीं नहीं, डरिए डरिए मत, मैं सिर्फ विचार सुन रही हूँ आप लोगों के। हाँ हाँ, तो वो एक बहुत सरल बात है। तो मैं बात समाप्त का मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, इस टाइम के लिए इस मुद्दे पर अभी यहाँ इसके लिए पॉज लेना जरूरी होता है। बाकी बातें कभी पूरी होगी नहीं, डे टू डे का मामला है तो बढ़ता रहता है। सर कल ही मामला आया मुंबई से ही। एक जवान है, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने हम्म। अपना नाम चढ़वाना था हथियार के ऊपर, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया था। वो डीसीपी से जाके बाकायदा उलझ गए और डीसीपी ने सवाल भी पूछा कि आप होते कौन है मुझसे देरी का रीजन मांगने वाले। तो वो उनकी हिम्मत नहीं बोलने की। लेकिन आगे जब बात पता चली तो पता चला कि अभी फिलहाल उनका स्टेटस ये है कि अपील होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनका नाम चढ़ा दिया जा चुका है, फटाफट करके चढ़वा दिया। तो मैंने उनको हम्म। समझाया कि अगर आपका काम हो गया है तो आप हो सके तो उससे ना उलझे डीसीपी से। और एग्जैक्टली। ऐसे कई सारे जनहित के मुद्दे होते हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ होता है। आप अपनी जो ये ताकत और वक्त है उस पे लगाए जनहित के मुद्दों में, कि दुनिया में बहुत कुछ खराब है। हाँ, एक देखिए, महीने में अभी एक आपको बहुत सुंदर एग्जांपल दूं। अपने ही साथी हैं श्री संजीव यादव, बीकानेर से। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन बीकानेर में उनके केस लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को भगत सिंह समझते हो क्या? ये क्या मतलब है? पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कैसे ला सकते हो वो आदर? आपको नहीं लाना चाहिए, ये तो ब्लैकमेलिंग का काम है। ऐसे लोग ब्लैकमेलर होते हैं। बोले साहब ऐसा है, मैं भी एक रिटायर्ड फोर्स पर्सनल हूँ
और कोई मुझे ये कहते कि साहब मैंने किसी से चाय भी पी है तो मैं उसके पैर के नीचे से निकल जाऊंगा, मतलब हमारे यहाँ होता है कि उसकी अखंड गुलामी स्वीकार करना। तो इस तरह से उनके बीच बहस हुई, तो फिर उनको समझ में आ गया। बोले मैं आपकी सारी ही सुनवाइयों में आप पर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा। पहली बात तो मैं आपको ऐड कर दूं कि कंज्यूमर फोरम के पास जो पुराना एक्ट था उसमें तो आवेदक के ऊपर भी, सॉरी, परिवादी के ऊपर भी पेनलाइज करने के प्रोविजन थे, लेकिन आज की तारीख में जो नया एक्ट है 19 वाला, उसमें किसी भी तरह से किसी परिवादी पर कोई जुर्माना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम नहीं लगा सकता। आरटीआई में तो पहले से ही नहीं है, ठीक है। तो अब उस खुन्नस को निकालने के लिए जब उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल एक एप्लीकेशन डाली, तो उन्होंने क्या किया, उसकी कॉपी भी ईमेल पे भेज दी कि साहब ये आपको सूचना के लिए मैं भेज रहा हूं। तो उसने उसको निकाला, एक इनवर्ट नंबर जनरेट किया और उसको खारिज कर दिया। फिर उन्होंने पोर्टल पर से निकाला, उसको दूसरा इनवर्ट नंबर दिया, फिर उसको खारिज कर दिया। और क्या कह के खारिज किया कि आप राजकार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं तो मैं 10,000 रुपए की कॉस्ट पर आपका आवेदन खारिज करता हूं और ये 15 दिन में जमा कराएं, वरना राजकाज में बाधा का मुकदमा आप पर दर्ज करूंगा। मतलब हद देखें आप। तो इस मामले में फिर हमने जो उनके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं या स्टेट कंज्यूमर फोरा, उसमें अपील फाइल करी और स्टे एप्लीकेशन मूव किया। मैं खुद गया था, अच्छा। स्टे लिया हमने उस एग्जीक्यूशन पर। और फिर बाद में फर्स्ट अपील में हमारा एक बहुत सीधा सीधा तर्क था कि साहब शक्तियां दी जाती हैं मेंशन करके, और जब मेंशन नहीं होती, कहीं चीज मौन होती, इसका मतलब होता है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक्ट में जब सुनवाई के दौरान उनसे वीसी में पूछा गया डिस्ट्रिक्ट फोरा के प्रेसिडेंट साहब से कि किस धारा में आपने इन पे पेनलाइज की और किस कानून में करी, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जवाब कहां से थे। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी साहिबान जो है रजिस्ट्रार महोदय, उन्होंने उनके उस ऑर्डर को अपास्त कर दिया। और इन्फॉर्मेशन का मुद्दा यह था कि उन्होंने कहा कि साहब ये संधारित ही नहीं होती तो हम कहां से दें, तो वो तो चलो उनका बिंदु ठीक था। तो इस तरह की मनमानियां, जहां आदमी मन मुताबिक प्रक्रिया अपनाता है, ऐसा एक बार श्रीमती मेनका गांधी का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। 1986 का मामला होगा शायद, इससे भी पहले का मामला है। और उसका ताजा तरीन 2022 में आया था, स्टेट वर्सेस महेंद्र सिंह। तो श्रीमती मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो ये मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हैं ना, ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस को जनरेट करती हैं और ये खुद राजकाज में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो कहीं अपनी मनमर्जी से कानून का निर्माण कर लेते हैं, दे आर लाइबल टू बी पनिश्ड। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं कि धारा 19(6) आरटीआई एक्ट ये कहती है कि फर्स्ट अपील दायर होने के बाद सामान्य रूप में 30 दिन या अधिकतम 45 दिन, वो इसलिए कि थर्ड पार्टी को कई बार सुनना होता है, 45 दिन में विनिश्चय करना बाध्यकारी है। शैल डिसाइड लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा। अब ये महाराज जगते हैं, सेकंड अपील का नोटिस आने के बाद फिर तारीख की 1 महीने बाद की तारीख देते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के साथ, इतनी तारीख को सुनवाई निश्चित की गई। मैंने कहा तू कौन है भाई, किसने अधिकार दे दिया आपको ये कि 45 दिन के बाद की आप तारीख लगाएं, जब अधिकार आपको है ही नहीं। तो इन्होंने, आप अपनी मनमर्जी की प्रक्रिया कैसे अपना रहे हैं? एक्ट में संशोधन कर लिया क्या आपने? तो इस तरह की चीजों को लॉफुली आपको आर्ग्यू करना होता है, उलझना नहीं होता। हमने इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक बढ़िया अच्छा आर्गुमेंट अभी तैयार किया था। इस तरह का इश्यू अभी ताजा आया है, सेकंड अपील आ चुकी, सेकंड अपील के नोटिस जनरेट हो गए हैं और अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उनको याद दिलाने के बाद अब ये तय किया है कि चूंकि आप लिखित बहस चाहते हैं, जबकि रिटर्न आर्गुमेंट हम फाइल कर चुके हैं, और हमने कहा है कि हम वर्चुअली इस पर आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आपने लिखा है कि आप लिखित बहस चाहते हैं, इसलिए इस महीने की 20 तारीख या 22 तारीख की उसने डेट लगाई है, और जबकि अपील की हुई जनवरी में। तो ये जो मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हैं ना, फिर उनको जवाब कानून से देना पड़ता। मेरा उनसे पर्सनली बात हुआ नहीं, मैं कल उनको लिखूंगा कि साहब आप जो मनमर्जी की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो इन दफेदारों में अपराध है, या तो आप क्षमा याचना करके नोटिस विड्रॉ करें, और आप उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आप कौन है मुझे फर्स्ट अपील में आने के लिए बाध्य करने वाले? कौन है आप? पाबंद करने वाले आप कौन है? ये अधिकार किसने दिया आपको? कल लिखेंगे उसको। हालांकि आर्ग्यूमेंट जो है वो काफी अच्छा था। एक आपने देखा होगा, एक महाशय उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये तो आपको हार्ड कॉपी में या व्यक्ति के रूप में देना बाध्यकारी है, निर्धारित फॉर्मेट में देना बाध्यकारी है, आप मेरे कर्मचारी नहीं है इसलिए आपको सूचना नहीं मिल सकती। मतलब गजब गजब के ऐसे ऐसे जोक्स उसने लिखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है।
वो वही प्रकरण है जिसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी वगैरह। मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा मामला इसको ठीक से इसको ले जाएंगे सही डायरेक्शन में। तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं आसिफ भाई कि लड़ना जरूरी नहीं है, लड़ना है तो फिर कानून में लड़िए और कागज का जवाब कागज से दीजिए। जी और अनलॉफुल जो प्रैक्टिस होती है, मैं शुरू से ही राजस्थान में भी कहता आया हूँ, हमने हमेशा ही फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को पार्टी बनाई है। हालांकि राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगने वाले लोगों की अप्रोच ये है कि जिसकी 2-4 अपीलें लगी उसको दुश्मन मानता है। जी मैं कह रहा हूं फर्स्ट अपील में मेरा डिसीजन हुआ ही नहीं है। तो मैं पहली बात तो जब तक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड नहीं करता 19(3) का अधिकार पैदा ही नहीं होता। जी तो मैं तब तक अपील कर ही नहीं सकता। अब गजब की बात देखें, आवेदक को कोई जवाब नहीं मिला, यानी 7-2 में हमने मान लिया कि आवेदन खारिज हो गया। हमने फर्स्ट अपील करी, फर्स्ट अपील का कोई जवाब नहीं आया। सेकंड अपील में हमने करी तो कमीशन ने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को कुछ नहीं कहा, बुलाया ही नहीं। जी और फिर एंड में कंक्लूजन आता है आप इसका विनिश्चय करके इनको प्रेषित करें। अरे भाई, विनिश्चय वो पहले कर चुका, खारिज कर चुका, तो एक चीज वो चीज कैसे होगी? रेस जुडिक्टा का कानून का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसका वायलेशन तो इन्फॉर्मेशन कमीशन कर रहे हैं। जी भाई अगर मुझे जवाब नहीं मिला 30 दिन में तो मैं ये मानता हूं कि कानून ये कहता है कि मेरा आवेदन खारिज हो गया है। बराबर अब आयोग उसको एंड में कहेगा कि अपना विनिश्चय, वो कह रहा है कि साहब मैंने तो खारिज कर दिया। तो खारिज तो अपने पहले भी कर दिया, तो एक आवेदन 2 बार खारिज कैसे होगा? फिर उसकी मैं पहले फर्स्ट अपील कर चुका तो मैं एक ही मामले की दूसरी फर्स्ट अपील कैसे करूंगा? और जब फर्स्ट अपील में पहले कर चुका, सेकंड अपील भी कर चुका, तो एक ही मामले में सेकंड अपील कैसे करूंगा? उसमें एफिडेविट आप और लगाते हैं नीचे सत्यापन कि मैंने इस मामले में पूर्व अपील नहीं करी, जबकि अपील तो मैंने करी है। तो सब अनलॉफुल काम। मैंने बहुत बार हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बहुत बार लिखा है कि मैं पब्लिकली आपसे लाइव टीवी चैनल पर या सोशल मीडिया पर जो भी आप उचित समझें इस एक्ट पर आपसे लाइव डिबेट करने का शौकीन हूं, आप इसे स्वीकार करें। लेकिन नहीं, कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो गलत कर रहा है। ओके हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना, सीधी सीधी कानून की बात कर रहे हैं। जब मैंने निरीक्षण नहीं मांगा तो आप निरीक्षण का ऑर्डर करने वाले कौन होते हैं? मैं कह रहा हूं मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूं। जी 3 पन्ने की इंफॉर्मेशन को वो कह रहे हैं कि अत्यंत विस्तृत और दुरू और श्रमसाध्य है। 4(1)B की इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उसको पीआईओ कह रहा है कि साहब 8(1)J के तहत ये गोपनीय है, और आयोग उसको डिसाइड कर रहा है कि ना इनका जवाब विधि सम्मत है। अरे कहाँ विधि सम्मत है भाई, कौन सी नींद में सो रहे हैं? मैंने पूछा कि साहब इस ऑफिस के इस डेजिग्नेशन का जो नाम लिखा हुआ आया है मोहर पर, इस व्यक्ति का नाम क्या? वो कह रहा है ये तो 8(1)J के तहत गोपनीय जानकारी है। मेरा नाम, आसिफ जी का नाम या महावीर जी पारिक का नाम, ये निजी और गोपनीय क्या है? ये तो सारी जनता मुझे पुकारती है। श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू हमारी महामान्य राष्ट्रपति महोदय हैं, तो उनको गोपनीय नाम क्या है? गोपनीय का मतलब तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिखूं? जी हमारी महामान्य राष्ट्रपति महोदय जिनका नाम वो है, क्या लिखेंगे? ऐसे जी उलूल जुलूल जवाब जो आते हैं उनको आयोग विधि सम्मत और न्यायोचित ठहराता है। ये बड़ी दुखद स्थिति है इस डेमोक्रेसी में। जी सर अभी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारी जो अप्रोच है उस अप्रोच पे हम कैसे चल रहे हैं। सीधी सीधी लड़ाई और बहुत सीधा सीधा लड़ रहे हैं। आपको अभी याद जी होगा कि एक राजस्थान में आरटीए डालने वाले एक आदमी ने खुद इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ 250 या 350 सेकंड अपील खुद राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट लिस्ट करवाई थी, और शायद अभी कल परसों सुनवाई थी उसकी। मैं अपडेट देता हूँ कि उस मामले में क्या हुआ। जी थोड़ा विराम चाहूंगा, बच्चा आ गया, ये क्या छुटकू यहाँ घूमता रहता है पास में। हाँ बाबू। अ, धन्यवाद ताराचंद जी। अपन चाहते हैं कि आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम जी सब साथियों को संबोधित करें और हमें कुछ बताएं कि किस तरीके से हमें इस एक्टिविटी पे, या हम लोग जो एक्टिविटियां कर रहे हैं उनमें कहीं हम और कुछ ऐड करना चाहेंगे। जी राव साहब।
हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही क्या? जी बिल्कुल आ रही है राउत सर। जी जी बिल्कुल रसोल। दरअसल क्या है कि मैं सभी साथियों से माफी चाहूंगा, मैं इतना जुड़ नहीं पाया। बीच में टेलीफोन बहुत आ रहे थे, कोई पारिवारिक समस्या चली थी, उसमें बार बार टेलीफोन पे बात हो रही थी। मैं ना तो सभी साथियों को सुन पाया, पूर्व वक्ताओं को। बाकी मैंने खान साहब को सुना, बहुत अच्छा था। राजन जी को सुना, बहुत अच्छा था। ये घटनाएं हमारे साथ 2007-8 में हो चुकी हैं। हम अगर किसी ऑफिस जाकर अपने आप को एक्ट्रेस हैसियत होने के नाते और 4 लाइन का ज्ञान होने के नाते, यानी अधकचरा ज्ञान होने के नाते, अगर हम किसी ऑफिस में उलझते हैं, तो आज की तारीख में हमारे खिलाफ 332, 353 यानी राजकार्य बाधा, और वो 2-4 धारा किसी महिला है तो 354 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप सभी साथियों ने, 26 साथी जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा, जिसके ऊपर पड़ेगी वही भुगतेगा। हम 26 में से भी कोई एक आधा कोई मदद के लिए आए तो आ जाए, नहीं कोई नहीं आएगा। हमारा लीगल एम्बिट केवल कानूनी दाव पेच सिखाने के लिए है। और हम ये नहीं कहते कि भाई हम किसी आप जाके उलझो, उलझने की कतई जरूरत नहीं है। जब आपको भारत सरकार ने एक इतना बढ़िया हथियार दे दिया है। मैं अभी 2-4 दिन पहले जयपुर आया था, और मेरी गाड़ी गलती से रेड लाइट क्रॉस कर गई। ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब आए, सरदार जी, उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवा ली। और रुकवाई तो उन्होंने कहा लाइसेंस दीजिए, चालान होगा। मगर सॉरी सर, ये लीजिए। मैंने वो लाइसेंस पकड़ा दिया, और जो ही लाइसेंस दिया, उसने मेरा नाम देख के बोले, राव धनबीर सिंह आप ही हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं ही हूँ। तो उसने जूस पिलाकर मुझे भेज दिया। कोई चालान नहीं किया उस शख्स ने। केवल वो ये था कि हमारा व्यवहार, और 5-7 साल में हमने जो कार्य किए हैं उसका व्यवहार के कारण उन्होंने मुझे छोड़ा। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे, कि अपना व्यवहार ऐसा बनाएं जो आपको बिल्कुल कहीं दुख तकलीफ में ना डालें। ये भी नहीं है कि आप किसी से ना उलझे, उलझे भी, लेकिन किसी बदमाश कर्मचारी से उलझे। मेरा पूरा अनुभव रहा कि मैं पुलिस से उलझता रहा हूँ। 2007 में एक डीएसपी से उलझा था, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने उसको डीएसपी पेंशन भेजा। उसके बाद एक इंस्पेक्टर से उलझा था, वो अभी चल रहा है दावा। तो जिससे उलझते हो वो बदमाश से उलझो, तो जो शरीफ रहेंगे वो आपकी मदद करते हैं। और आज की तारीख में भी जो मेरे लोकल पुलिस थाने, लोकल अधिकारी हैं, आजू बाजू के थाने, सबके खिलाफ मैंने केस कर रखा है। और आपके सामने बाहर हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो केवल थोड़ा सा व्यवहार बना के रखे और आंख भी काटते रहे। अगर आप आंख नहीं काटोगे तो लोग आपसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। आंख काटने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी तरफ आंख काटो। आपका 10 रुपए का आरटीआई लगाओ और उसकी कमी ढूंढ दो, कमी ढूंढ के उच्च अधिकारी शिकायत कर दो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो हम 5-4 पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने बड़ी झेली है। 2007 से 2009 तक हम आगे, पुलिस हमारे पीछे पीछे 9-9, 10-10, 12-12 मुकदमे हो गए, बचे नहीं। दूसरा क्या है कि हमारी जो एक्टिविस्ट है, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, वो नहीं, जिनको जनता एक्टिविस्ट कहती है, उनके दिमाग में खोपड़ा नहीं, में कोई दिमाग नहीं होता, वो बेदिमाग के रहते हैं। आप सभी जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपने घर का काम करने की बजाय आप जनहित के काम करते रहते हो। मैं देखता हूँ खान साहब और अपने पारिक जी 24 घंटे लगे रहते हैं कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए। तो इनके बच्चे, इनका परिवार इनसे बिल्कुल तंग होगा, हर सूरत में तंग होगा। मेरे भी है। तो लेकिन मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मेरा अब जो जीवन बचा वो देश के लिए बचा है, मेरे परिवार के लिए नहीं। इसलिए मैं तो लग रहा हूँ। अभी हमने एक मुहिम, लीगल एम्बिट के झंडे नीचे एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें मेरे पास 8 पीड़िताएं आ चुकी है। जो महिलाएं जो तंग होती है, उनके पति देव या ससुराल वाले तंग करते हैं, वो अपना आप ही पुलिस ही भेज देती है कि आप उनके पास जाओ। और जिनमें 7 का तो मैं तकरीबन न्याय के दिला चुका हूँ, एक बच रही है अभी। तो कुल मिला के ये है कि आप अपना व्यवहार सही ढंग से हालात के अनुसार बना के रखें। जी पारिक जी।
जी धन्यवाद राव साहब। आपने बहुत सारी बातें हमें ध्यानार्थ बताई। हम चाहते हैं कि सब साथी इनके तजुर्बे को देख करके हर एक्टिविटी को उलझने का काम न करके हम समाज की चीजों को उजागर करें और अपनी पर्सनैलिटी स्वयं बनाने की कोशिश करें। अपन किसी दूसरे के भरोसे अगर कोई पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद अपन यहाँ पे गलत होंगे। हम लोगों ने राव साहब के हम लोग बाद में आए हैं। राव साहब 2007 से जुड़े हुए हैं, मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने ये 354 और 376 सब देखे हैं, लेकिन कहीं पे भी साबित नहीं कर पाए। उसका कारण है कि हमने हर एक अधिकारी से बना करके रखा है। हम हर कहीं पे ऐसा लगता है कि ये अधिकारी वास्तव में किसी प्रेशर में आकर के काम किया है, तो हम लोग भी समझते हैं उस चीज को। हमें समझना चाहिए, वहां पे हमें उलझना नहीं चाहिए, वहां पे हमें सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहिए। और जैसे राव साहब पुलिस के पीछे है, वैसे ही मैं भी पुलिस पे हूँ। मेरा भी पुलिस से, मैं पुलिस से 2007 में पीएचडी कर रखी है। मैं उस चीज को समझ रहा हूँ कि कैसे ये चीज हो सकती है, जिससे पुलिस वाले हमारे साथ में मिलकर के हमारे साथ साथियों की मदद करें। लेकिन उसके लिए हमें भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा। और हम जो काम कर रहे हैं उसमें उलझने की बजाय हम सेंट्रलाइज वर्क करें, एक दूसरे साथी की मदद करने के लिए। अगर किसी चीज के समझ में नहीं आ रही है तो लीगल एमबीटी ने टोल फ्री नंबर दे रखा है, और वो टोल फ्री नंबर में आपको बता दूं, राव साहब, मैं, ताराचंद जी, जुगल जी, सब लगभग सब साथी उसमें मदद करने के लिए तैयार मिल जाते हैं। अगर कोई ना कोई एक साथी मिल ही जाता है, अगर कोई कोर्ट में है तो कोई सीनियर साथी आपको उसका जवाब भी देगा, आपको रास्ता भी बताएगा। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि आप किसी से उलझने की बजाय एक सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से काम करें, जिससे हम लोग एक दूसरे की बातों को समझ लें, और एक दूसरे की बातों को समझ करके उसकी सीनियरिटी का अनुभव को देख करके हमें साथियों से किस तरह से, अधिकारी कर्मचारी सबको मालूम है कि अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी हम एक्टिविस्टों को 100% श्योर पता है कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। लेकिन हमें उनसे उलझ करके काम न करके एक सिस्टम से, शिष्टाचार से वर्क करें, हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हुए इसको वर्क को काम में लें, ऐसी एक्टिविटियां काम में लें। अब अपने बहुत सारे साथी ये चाह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी कैसे होगी, या हमारी खबर जो है उस खबर को मीडिया में नहीं दिखा पाते, उस मीडिया तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आप सब साथियों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लीगल एम्बिट का एक अखबार, एक मैगजीन, साप्ताहिक ऑल ओवर इंडिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए हमारा आरएनआई में रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर प्रोसेस है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसको अपन ने शुक्रवार को, फ्राइडे को उस टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके वापस भिजवाया है। आशा करता हूँ कि इसी अप्रैल महीने में उसकी जो एक्टिविटी है वो संपूर्ण हो जाएगी, और अपन पहला जो इस लीगल एम्बिट का जो अंक है वो अपन अ, अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक उसमें अपन रिलीज कर देंगे। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही साथी इसके पत्रकार हो जाएंगे, उन साथियों को जो साथी समाज में लीगल एम्बिट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और जो साथी एकदम साफ छवि से नजर आ रहे हैं, वो साथी वहां पे अपनी खबर को उठा सकते हैं। वो कैसे उठाएंगे, अपने आवेदन के बारे में जाकर के पूछ सकेंगे, प्रथम अपील अधिकारी के बारे में पूछ सकेंगे। उसी खबर को अपन उस मैगजीन में निकालेंगे, न कि आज वो मंत्री जी आए, आज वहां पे दुर्घटना हुई, कतई कोई चीज उसमें नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कानून की बातें उस मैगजीन में होगी, जो अभी वर्तमान में जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप सब साथियों ने देखी होगी, उसी तरीके से हमारी लीगल एडमिट की बाकायदा एक मैगजीन होगी, जिसमें जो सूचना के अधिकार पे काम करने वाले साथी है, समाज हित में सोशल मीडिया पे जो अच्छी चीजें काम में ले रहे हैं साथी,
और समाज की किसी न किसी तरीके से जो मदद कर रहे हैं, या किसी अ, मानव अधिकार पे अगर कोई काम कर रहा है, तो ऐसी एक समाचार उस पत्रिका में होगी। ये आप सब साथियों को राव धनवीर सिंह जी, सरदार दारा सिंह जी और इनके माध्यम से उनके जो सपने हैं वो सपने सच होने की कगार पे हैं। राव साहब और ताराचंद जी आजकल मीटिंगों में कम आने का कारण ये है कि वो उस पर बहुत ज्यादा मंथन कर रहे हैं, इस पे कि हमें किस तरीके से हमारे साथियों को मजबूत किया जा सकता है। तो ये सब साथी समझ करके इस पे काम करें। और इसी के साथ में जो साथी अब तक जो जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने साथियों ने निकाल लिए हैं और जिनके पास में सब डॉक्यूमेंट एविडेंस पुख्ता है, वो साथी अ, अब आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के लिए हम लोग जयपुर में शीघ्र ही मीटिंग करने जा रहे हैं। और हमारा जो ऑफिस का जो इनोवेशन है, सेंट्रलाइज जो क्षेत्रीय कार्यालय जिसको बोलते हैं, राजस्थान में अपन जयपुर में करने जा रहे हैं, जो 24 अप्रैल को शुरू करने का अपन सोच रहे हैं। तो हो सकता तो आप सब साथियों को शीघ्र ही ग्रुप के माध्यम से और फोन के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारें, ताकि आपको हर एक्टिविटी से, हर एक साथी से रूबरू मिल करके एक दूसरे की एक्टिविटी को समझ सकें, एक दूसरे साथी को समझ सकें कि कौन साथी कितना पानी में है, कौन साथी कैसे किस तरीके के काम कर रहा है, कौन साथी क्या है। तो हर चीजों से एक दूसरे साथी का पर्दा हट जाएगा और आप एक दूसरे से मिल करके इस मुहिम को और भारत में आगे बढ़ा पाएंगे। इसी कड़ी में अब आगे की कड़ी में अपन लेते हैं सवाल जवाब। अगर किसी साथी का कोई सजेशन है तो वो बिल्कुल साथी अपने सजेशन के लिए हैंड राइज करें और साथी एक दूसरे से अपन लेते हैं। सर पहला 10 मिनट सवाल। रह गया है। 10 मिनट रह गया है, जस्ट बताना चाहता हूँ। और मैसेज में चैट के अंदर कुछ लोगों ने सवाल रखे हैं। उम्मीद है कि हम अब सवाल जवाब का सेशन कंप्लीट कर सके। अगर कट जाए तो दोबारा जुड़ सकते हैं सभी। जी, सर्वप्रथम है गोविंद जी, जिन्होंने हैंड रेज किया था। गोविंद जी बिल्कुल आप अपना सवाल रखें। गोविंद जी। चलो, गोविंद जी ने अपना हैंड राइज रिलीज कर लिया। रोहित नागदा है। रोहित नागदा, बिल्कुल आप अपने सवाल को करें। सर, जैसे फर्स्ट अपील, जैसे मेरी फर्स्ट अपील में पक्षपात पूर्ण निर्णय करके राजस्थान चयन बोर्ड अब फर्स्ट अपील खारिज कर देता है। उसमें मैंने अभी सेकंड अपील, 1 साल बाद सेकंड अपील का नंबर है। उसमें भी जो राज्य सूचना आयोग में जो लठार साहब थे उनके पीए मेरा तर्क वितर्क सुनने को तैयार ही नहीं। जब मैंने लठार साहब को बोला तो उन्होंने बोला कि इसकी बात तो सुनो, पीए पीए को बोला। बाकी ये राज्य सूचना आयोग में भी नहीं सुन रहे हैं सर। और राज्य सूचना आयोग 1.5 साल, 1 1.5 साल बाद सूचना देने के ऑर्डर हुए, तब तक वो कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड नहीं करा पाए सर। तो फर्स्ट अपील को कैसे मजबूत करें सर कि ये फर्स्ट अपील अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो सके। बाकी सर सूचना 1.5 साल बाद मिलने के बाद तो महत्व नहीं रहता सर। रोहित जी, आपको बता दूं इस बारे में कि ये लीगल अभी टीम तो फर्स्ट अपील करना ही बंद कर दिया। हाँ हम लोग तो सर। फर्स्ट अपील हम करते हैं, उसके बाद में हम वेट करते हैं 45 दिन। उसके बाद में जी हम सर। लोग डायरेक्टली उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इसी मुहिम में हम लोग चल करके काम कर रहे हैं। तमाम साथियों को पता है कि वर्तमान भारत में आरटीआई एक्टिविस्टों के जो फैसले हैं वो गलत आ रहे हैं। आयोग उनको बराबर रिप्लाई नहीं मिल रही है, 2 2 3 3 साल पे चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो कानून के खिलाफ जाकर के कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग हाई कोर्ट जाकर के किसी एक राज्य में किसी चैलेंज को नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह की एक्टिविटियां होती रहेगी। तो ये आपका एक का मन नहीं है कि ये हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। सभी साथियों के साथ में भारत भर में ऐसा हो रहा है। ये एक राजस्थान ही नहीं, समस्त भारत में ऐसा एक्टिविटी हो रही है। उसको शीघ्र ही लीगल अम्बिट चैलेंज करने वाली है। मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेटों में हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। जब भी
आपका भी अगर कोई ऐसा हो तो बिल्कुल आप संपर्क कर लेना, आपका भी बिल्कुल उसमें रोल अदा होगा। जी। जी बिल्कुल, मैं इसके 14 अलावा तारीख को हाजिर होता हूँ। महावीर जी, सभी साथियों से मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी जी मैंने सर। अभी लीगल एम्बिट में एक परिपत्र हरियाणा सरकार का डाला है। ताराचंद जी हो तो शायद वो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो एक बार दिखा दें सबको। उसमें भारत सरकार के आदेश से राज्य सरकारों ने आईटी एक्टिविस्ट को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश कर रखे हैं। उसके अंदर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जो है उसका चेयरमैन होता है, एसपी और डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसका मेंबर होता है। मेरे को उसी से सुरक्षा मिली हुई है। तो जिनके साथ अगर कोई जाति हो रही है, ओरिजिनल जाति है, तो वो उसके तहत अपने राज्य सरकार में अपना प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को दे सकता है। सरदार तारा सिंह जी हो तो वो शेयर करते हैं। नहीं, वो आसिफ जी कर रहे हैं शायद, आसिफ जी। आसिफ जी आसिफ आप जी भी रुक कर जाते, वो करते हैं। तो वो सभी के हैं, उसको डाउनलोड कर लें। हरियाणा सरकार का है ये। प्रेम जी रुके जरा, पहले को देख लें। सर मेरे को तो आए दिन ही धमकियां मिल रही है। अरे साहब, आप तो राजस्थान की तोप हैं, आपको कौन धमकी देगा? अरे ये कहाँ देखो तो पे जो झूठी एफआईआर कराई थी वो अब रोज धमकियां दे रहे हैं एफआईआर एक्यूज होने के बाद। अगला उनकी पेज बिल्डिंगें दिखाएं। सील हो रही है। खान खान साहब, अगला पेज दिखाएं। ये पेज है, ये नोटिफिकेशन है 6 सितंबर 2011 का, हरियाणा सरकार का है। और ये भारत सरकार के आदेश से निकला था। और जाट साहब, आप बोल रहे थे इसके अंदर कोई आप जैसा ही शख्स जो है वो हरियाणा हाई कोर्ट में गया था, CWP नंबर 832/2011। जी सर। H अरोड़ा थे वकील, उन्होंने डाला था ये केस। तो हम हाई कोर्ट, दरअसल हमारी मजबूरी क्या है, हमारी कोई भी आदमी यहाँ फ्री का काम तो करता है 10 रुपए का, हाई कोर्ट नहीं जाते। अभी मेरी नहीं महावीर सर, जी से मैं तो हाई कोर्ट चला जाऊंगा, मुझे ऑर्डर भेज दो, वहां लाके रीट लगा के सुरक्षा ले लूंगा। अभी डाल दिया, इस पे जाओ ना, हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है, रीट नंबर ले लो आप। कौन पूछ रहा जाट साहब आपको हाँ। मना करने के लिए? फिर बीच में जाट साहब प्लीज, हमारा, आ गया। अरे सुनो तो सही जाट साहब। जी जी सर। वो हमारा अभी आगे ये है कि हम महीने 2 महीने अपना टाइम निश्चित करेंगे, उसमें एक रिट हाई कोर्ट में जरूर लगाएंगे हम। इसलिए पारिक साहब अभी ऑफिस खोलने जा